नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत। आपके आईटीआई के सेकेंड ईयर सीबीटी एग्ज़ाम होने हैं और डे बाय डे हम आपको क्लासेज प्रोवाइड करवा रहे हैं। इलेक्ट्रिशियन सेकेंड ईयर वाले बच्चों के लिए थ्योरी की क्लासेज में ये हमारा सीक्वेंस नंबर 11 है। इससे पहले 10 क्लासेज प्रोवाइड करवा चुके हैं। अगर इसी क्लास से जुड़े हैं तो मैं जानकारी देना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा कि समय निकाल कर पिछली 10 क्लास आप ज़रूर देखना, क्योंकि हर एक क्लास में टॉप क्वेश्चन को और पूरे विस्तार से समझाया है और हूबहू पेपर में आने वाले क्वेश्चन है। प्लेलिस्ट बनी हुई है आईटीआई परीक्षा 2025 सेकेंड ईयर के नाम से, उसमें जा कर के देखिएगा। और डे बाय डे आपको क्लासेज अब शुरू हो चुकी है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी, वर्कशॉप कैलकुलेशन, इंजीनियरिंग ड्राइंग, चारों सब्जेक्ट 75 क्वेश्चन, पूरा मटेरियल हम देंगे आपको। बस आप हमारे साथ जुड़े रहे। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिए लाइक, अभी से अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए, पहुँचा दीजिए, ताकि वो भी हमारे साथ कनेक्ट हो सके, जुड़ सकें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है हमारे एप्लीकेशन का और हमारे टेलीग्राम का। दोनों को ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। एप्लीकेशन पर आपके आईटीआई सेकेंड ईयर के फ्री टेस्ट अवेलेबल है, आप उनको अटेंड कर सकते हैं। आपके लिए मॉडल टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। हूबहू पेपर के जैसा आपका सीबीटी एग्ज़ाम का पूरा मटेरियल उसमें है। टेलीग्राम पर सूचनाएं प्रोवाइड करवाते हैं। आज आपका एडमिट कार्ड आ गया है, ये पेपर होने वाला है, ये प्रैक्टिकल में क्वेश्चंस पूछे गए, आज इस शिफ्ट में ये क्वेश्चन आए, तो वो सब अपने टेलीग्राम पर ही रहते हैं। तो आप टेलीग्राम पर हमारे साथ जरूर जुड़े रहें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का है। 3 फेज इंडक्शन मोटर कंप्लीट हो चुकी है, जनरेटर डीसी की मोटर, ये सब कंप्लीट हो चुके हैं। तो आपको सिक्वेंसली क्लासेज मिलेगी और आई होप कि कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। लीजिए माय डियर, ये है पहला सवाल आपके सामने और मैं आपको बता दूं ये एक नहीं 2 क्वेश्चन है। दोनों लगभग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और दोनों आते हैं किसी किसी पेपर में। तो हमने ये देख लिया कि दोनों के दोनों आए हुए हैं, तो किस्मत और दिन अगर साथ हो तो दोनों क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। सवाल है एकल चरण प्रेरण मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है, और दूसरा दे दिया उन्होंने स्प्लिट कला प्रेरण मोटर। बात एक ही है, वो भी स्प्लिट फेज मोटर ही होती है और सिंगल फेज मोटर का भी है। दोनों का रहेगा। क्वेश्चन का आंसर आपका ए है। लेंज नियम पर आधारित होती है दोनों, क्योंकि इसके स्टेटर से रोटर में जब ईएमएफ उत्पन्न होता है तो रोटर एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है और वो मैग्नेटिक फील्ड स्टेटर के रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करता है। और लेंज के नियम ने भी तो यही कहा था। तो ए ऑप्शन के साथ आपको जाना है। बहुत शानदार क्वेश्चन है, फिर आएगा। हर साल हर शिफ्ट में लगभग हमने इस पेपर को देखा है, इस क्वेश्चन को देखा है। आपके सीबीटी एग्ज़ाम है, पर डे लगभग 3 शिफ्ट होती है, 10-12 दिन पेपर चलते हैं, लगभग 25-30 पेपर होते हैं। तो क्वेश्चन घूम फिर करके आ ही जाते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ लीजिए। मेरी गारंटी है अगर आप पूरे साल कॉलेज नहीं भी गए ना, तब भी अच्छे नंबरों से पास की मेरी गारंटी है। बस आपको हमारे ऊपर यकीन करना है, चैनल से जुड़े रहना है। चैनल पर आपको पॉइंट टू पॉइंट क्लासेज मिलेगी। चारों सब्जेक्ट 75 जो क्वेश्चन आएंगे वो सारे के सारे प्रीवियस पेपर भी हल कराएंगे, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन भी देंगे, तो बहुत कुछ मिलेगा। सेकंड सवाल पर आइए। सिंगल फेज मोटर का प्रकार क्या है। देखो, कैपेसिटर की मोटरें होती है 3, मैं आपको तीनों ही बता देता हूँ और तीनों ही मोटरों के डायग्राम आते हैं। तीनों मोटरें दे करके पूछता है कि ये कौन सी मोटर है, ये कौन सी मोटर है, ये कौन सी मोटर है। कैपेसिटर की 3 मोटरें कौन कौन सी। सबसे पहले तो यहाँ देखो, ये है स्टार्टिंग वाइंडिंग और ये है कैपेसिटर। परमानेंट रूप से जुड़ा हुआ है ना, तो ये मोटर परमानेंट कैपेसिटर मोटर ही है। स्थायी कैपेसिटर मोटर है। कहाँ लगती है, शायद आपको इसका यूज भी पता होगा, छत पंखे में लगती है। ठीक है, एक जानकारी और दूंगा। कोई बच्चा बोलेगा कि गुरुजी बातें बहुत करते हो, लेकिन थोड़ा सा सुझाव दूंगा। हमें जल्दबाजी या भागने वाली बातें नहीं करनी है भाई। मैं वो नहीं हूँ कि 15 मिनट में 40 क्वेश्चन करा दूँ, क्वेश्चन पढ़ाया उत्तर करा दिया क्वेश्चन, नहीं भाई। मेरे पास लॉजिक है, मेरे पास अनुभव है। मैं आपको चीज़ें विस्तार से बताऊँगा और पूरी एक्सप्लेन करके बताऊँगा, ताकि कारण सहित चीज़ें आपको याद रहे। क्योंकि देखो, अब आप सेकंड ईयर में हो, पास तो हो ही जाओगे, कोई भी फेल नहीं होगा, चिंता मत करना। लेकिन जैसे सेकंड ईयर पास कर लोगे, उसके बाद भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करनी है भाई। कोई इसरो में टेक्नीशियन बनेगा, कोई डीआरडीओ में जाएगा, कोई मेट्रो में लगेगा नौकरी। उसके लिए कंपटीशन फाइट करना पड़ता है। हम साल में 8-9 महीने कंपटीशन वालों को पढ़ाते हैं, हमें पता है कि उनकी तैयारी कितनी है। आपको अपने सीनियर के साथ कंपटीशन फाइट करना है, तो कंसेप्ट क्लियर करने आज से शुरू करो, रट्टे मारने वाली चीज़ें नहीं। इसलिए आप इस चैनल से जुड़िए। हम आपको आगे के लिए गाइड भी करते हैं, कौन सी नौकरी आ गई है, इसमें कैसे सिलेक्शन होगा, उसका पेपर कैसा आता है। तो चैनल आपके लिए पूरा सपोर्टिव रहेगा कामयाब होने के लिए। पहला सवाल ये था। अब आते हैं इसमें दूसरा क्वेश्चन। गुरुजी, यहाँ पर ना
इस कैपेसिटर के ठीक पहले यहाँ पर एक ऐसा स्विच लगा होगा, उसको बोलते हैं CFS, सेंट्रीफ्यूगल स्विच। 75% गति प्राप्त करते ही ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच हट जाएगा और NO हो जाएगा। स्टार्टिंग वाइंडिंग भी सर्किट से हट गई, कैपेसिटर भी हट जाता है, दोनों ही हट जाते हैं। उस मोटर का नाम है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, यानी कैपेसिटर केवल स्टार्टिंग के समय लगता है। और उसके बाद में यहाँ एक कैपेसिटर और लगा हुआ होगा, यहाँ पर कैपेसिटर और सेंट्रीफ्यूगल स्विच होंगे, यानी 2 कैपेसिटर होंगे, तो उसका नाम है डबल कैपेसिटर मोटर। कैपेसिटर मोटरों के 3 डायग्राम है, तीनों पढ़ लेना, तीनों आते हैं। आपकी शिफ्ट में कौन सा आएगा भाई वो आपकी किस्मत पर डिपेंड करता है, लेकिन आएगा ज़रूर, ये मैं दावे से कह सकता हूँ, क्योंकि हम पिछले 4 साल से आपके CBT एग्ज़ाम को फॉलो कर रहे हैं भाई। 2021, 22, 23, 24, ये 25, 2000 मतलब 5वां साल चल रहा है, तो क्वेश्चन ऐसे ही आ रहे हैं पेपरों में। आइए अगले सवाल पर। सिंगल फेज मोटर किस प्रकार की कम्यूटेटर मोटर के तहत वर्गीकृत किया गया है? यानी सिंगल फेज मोटरों में कम्यूटेटर किस किस में होता है? 2 मोटरों में होता है। एक नाम तो यहाँ है और दूसरा कौन सा है आपको अगर याद है तो बताइए। यहाँ कौन सा है मैं बता दूँ, रिपल्शन मोटर। रिपल्शन मोटर में कम्यूटेटर लगता है, ब्रश लगे रहते हैं, उसको शॉर्ट कर देते हैं अपन ऐसे, याद है ना, ऐसे शॉर्ट होता है। दूसरा जो मोटर है ना उसका नाम है यूनिवर्सल मोटर। यूनिवर्सल मोटर में भी कम्यूटेटर लगता है। बताओ बात याद आई कि नहीं आई? अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ लेना। आपके पेपरों में सवाल यही होंगे। देखो हाँ, ऑप्शन ज़रूर बदल सकते हैं, मतलब यहाँ अपने A ऑप्शन में है, हो सकता है कि आपके पेपर में वो C हो, D हो, कोई बात नहीं, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे, विश्वास कर लो। अच्छा, वीडियो को लाइक ज़रूर करना प्लीज़, आपके लाइक की हमें बहुत ज़रूरत होती है। मेहनत के बदले एक छोटा सा अप्रिशिएट मांगते हैं आपसे, लाइक करें, हो सके तो शेयर करके ग्रुपों में डाल देना। सवाल पर आइए। स्प्लिट फेज मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है? सेम क्वेश्चन देखो रिपीट हो गया। तो स्प्लिट फेज है, लेंज नियम आएगा, ठीक है ना। पहले था एकल चरण मोटर का और अब है स्प्लिट चरण मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है? ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है और सेम डे सेम शिफ्ट में दोनों के दोनों आए हुए हैं। लो डायग्राम आ गया जिसकी मैं पहले बात कर रहा था कि ये कौन सी मोटर आपको दिखाई गई है। तो देखो एक कैपेसिटर ये रहा, यहाँ पर देखो सेंट्रीफ्यूगल स्विच, ये रहा कैपेसिटर। तो 75% गति पर क्या करेगा, ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच हटेगा और ये कैपेसिटर हट जाएगा। स्टार्टिंग वाइंडिंग नहीं हटेगी अभी भी, यानी ये मोटर कैपेसिटर मोटर की भांति स्टार्ट हुई और कैपेसिटर मोटर की तरह ही चलती रहेगी। तो इस पूरे मोटर का नाम होता है कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। वैसे तो इसे डबल कैपेसिटर मोटर भी कहा जाता है क्योंकि 2 कैपेसिटर लगे, लेकिन पहले स्टार्ट भी कैपेसिटर के कारण ही हुई और बाद में कैपेसिटर पर वो रन भी करती रहती है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर होगा, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ लेना माय डियर। तीनों मोटरें अच्छे से तीनों आएगी भाई, है ना। ये वापस आ गया क्या, कौन सी मोटर कम्यूटेटर मोटर के प्रकार में है? तो रिपल्सन मोटर ही आएगा इसका, तो वापस आ गया क्वेश्चन, है ना। अगला सवाल देखो, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए कौन सी विधि बनाई जाती है? मैं थोड़ा सा आपका टाइम लूँगा, प्लीज़ रुक जाना। दरअसल सिंगल फेज मोटरें सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है, ध्यान रखना। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि क्या सिंगल फेज मोटरें सेल्फ स्टार्ट होती है? तो सिंगल फेज मोटरें अपने आप नहीं चलती है। कोई अगर पूछे कि ऐसा क्यों हुआ, तो आपको बताना है कि यहाँ पर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं बना, यानी घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र नहीं बना। क्यों नहीं बना गुरुजी? तो घूमने वाले चुंबकीय क्षेत्र के लिए कम से कम हमें 2 फेज की आवश्यकता होती है। कितने फेज होगी? 2 फेज की। तो हमारे पास तो फेज कितना था? एक ही। तो वास्तव में जो हमारे घर में छत पंखे की भी मोटर है ना, वो एक नहीं 2 फेज की मोटर है। कूलर की मोटर है, वो भी एक नहीं 2 फेज। एक तो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता दुनिया में, तो वास्तव में वो 2 फेज की मोटर होती है। फिर हम क्या करते हैं, हम फेज को बांटते हैं, एक फेज के 2 फेज बनाते हैं। इंग्लिश में इसे बोलते हैं फेज स्प्लिटिंग, जिसका सवाल अभी था। स्प्लिट फेज मोटर किस सिद्धांत पर काम करती है? इससे पहले ही था, याद आ रहा है? तो यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा, स्प्लिट फेज मेथड, यानी फेज बांट करके। फेज बांटने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? फेज बांटने के लिए हम लोग कैपेसिटर लगा सकते हैं, नहीं तो शेडेड पोल मोटर में शेडिंग रिंग लगती है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। रेजिस्टेंस के मान को या इंडक्टेंस के मान को कम ज़्यादा करके भी अंतर लाया जा सकता है। सबसे उपयुक्त विधि कैपेसिटर वाली है, सबसे आसान विधि है। तो हमारे घर में जितने भी मोटरें लगभग कैपेसिटर वाली मोटरें हैं।
तो सवाल समझ में आ गया। सिंगल फेज मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है क्योंकि इनमें घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र नहीं बनता है। घूमने वाले चुंबकीय क्षेत्र के लिए कम से कम 2 फेज चाहिए, फिर इसलिए हम एक फेज़ को 2 फेज़ों में बांट देते हैं। इस क्रिया को फेज विभाजन विधि कहा जाता है। बताओ सवाल समझ में आ रहा है क्या? मुझे कैसे बताओगे कि हाँ जी समझ में आ रहा है? वीडियो को लाइक करके बता सकते हो, चिल्लाने से तो रहे हैं। वहाँ बोलोगे कि हाँ गुरुजी समझ आ रहा है तो मुझे कौन सा सुनाई देगा। तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा। जितने बच्चे लाइक करेंगे मैं समझ लूँगा कि ये वो बच्चे थे जिनको वास्तव में मेरा कंटेंट पसंद आया, वास्तव में हमारे पढ़ाने का एक्सप्लेन करने का तरीका समझ में आया। ये सेकंड सवाल, कौन सी मोटर है? तो देखो ये रहा सेम, स्टार्टिंग वाइंडिंग, कैपेसिटर और सेंट्रीफ्यूगल स्विच। जैसे ये हटेगा कैपेसिटर और वाइंडिंग भी हट जाएगी। तो ये है आपकी कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, यानी कैपेसिटर्स में तो स्टार्ट हुई और बाद में केवल रनिंग वाइंडिंग पर चलती रही, जो कि केवल इंडक्शन का गुण उसमें होता है। तो ये तीनों डायग्राम हो गए कवर, सबको याद है क्या? मेरा निवेदन है आपसे, प्लीज़ थोड़ा सा समय निकाल कर ये तीनों डायग्राम एक बार दोबारा और बना लेना। थोड़ा थोड़ा ये तीनों में करेक्शन करना है आपको, ज़्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है। और इसी तरह के क्वेश्चंस की अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। एप्लीकेशन पर ITI CBT एग्ज़ाम नाम से एक सेक्शन है, उस पर क्लिक कीजिए। वहाँ पर आपके सेकेंड ईयर के मॉडल टेस्ट सीरीज़ है, उसमें पिछले साल के पेपर भी अवेलेबल है, उसमें PDFs भी है जिनको आप पढ़ सकते हैं। क्योंकि आपके पेपरों में बहुत सारे क्वेश्चन पिछले पेपरों में से रिपीट हो जाते हैं। पूरा 75 क्वेश्चनों के सेट वहाँ पर डलवा रखे हैं, तो आप उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऐप डाउनलोड कर लीजिए। अगला सवाल पर आइए भैया। यूनिवर्सल मोटर में सेंट्रीफ्यूगल स्विच गति नियंत्रण विधि में इस कैपेसिटर का काम क्या है? दरअसल यूनिवर्सल मोटर में स्पीड कंट्रोल करने के हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। जैसे फूड मिक्सर, घर में जो मिक्सी चलाते हैं हम लोग, उसमें भी यूनिवर्सल मोटर होती है। उसमें जो स्पीड कंट्रोल का मेथड है उसका नाम है फील्ड टैपिंग विधि। कौन सी है? फील्ड टैपिंग विधि। लेकिन ये वाली जो है ना, ये कौन सी है? सेंट्रीफ्यूगल स्विच वाली है। दरअसल सेंट्रीफ्यूगल स्विच 2-3 बार आ गया तो मैं थोड़ी जानकारी दे दूँ आपको। वैसे तो ये चीज़ें कंसेप्ट के साथ क्लियर करनी होती है, अब भैया कंपटीशन की तरफ जाना है। सेंट्रीफ्यूगल स्विच एक प्रकार का मैकेनिकल स्विच है, पूरा बोलते हैं इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच, क्योंकि मैकेनिकल है लेकिन इलेक्ट्रिकल सर्किट को काटता है। ये गति के सिद्धांत पर आधारित होता है। अब केंद्रीय बल लगता है इसके अंदर, जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है ना, इसके अंदर एक बल फोर्स लगता है जो इसको हटा देता है अपने आप। ये इस पर नहीं होता, हर चीज़ पर, घूमती हुई हर चीज़ पर होता है, इसीलिए लॉक लगाया जाता है। गाड़ी में अगर टायर को अपन कसेंगे नहीं तो बार फेंक देगा वो टायर, ऐसे लगेगा। सीरीज मोटर के बारे में सुना है ना अपन ने कि उसको बिना लोड के नहीं चलाना चाहिए, गति बहुत अचानक तेज़ हो जाएगी। क्या हो जाएगा? तेज़ हो जाएगी। तेज़ होगी तो आर्मेचर पर इतना बल लगेगा कि आर्मेचर तोड़ करके बाहर फेंक देगी वो आर्मेचर को, इसलिए नो लोड पे नहीं चला सकते। तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच क्या करता है? स्पीड। जैसे यूनिवर्सल मोटर की स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ेगी ना, तो ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच क्या करेगा? NO हो जाएगा। जैसे स्पीड डाउन आई और उस टाइम रजिस्टर सर्किट में आ जाएगा, तो रजिस्टर क्या कराता है? वोल्टेज को ड्रॉप करवाता है। मोटर को वोल्टेज क्या मिली? कम। मोटर कोई भी हो उसकी स्पीड वोल्टेज के समानुपाती होती है, यानी वोल्टेज कम हुआ तो गति कम हुई। जैसे स्पीड डाउन आएगी तो ये स्विच वापस लग जाता है, यानी ये स्विच स्पीड के अकॉर्डिंग मेक ब्रेक मेक ब्रेक मेक ब्रेक करता रहता है। अब वैद्युतिक सर्किट में जहाँ भी कहीं भी मेक ब्रेक होता है, स्विच ऑन ऑफ होता है, तो डेफिनेटली स्पार्किंग होती है। ये मोटर हेवी करंट लेती है, ज़्यादा करंट होगा तो स्पार्किंग उतना ही तेज़ होगा। तो फिर हम क्या करते हैं कि इस स्पार्किंग को अवॉइड करने के लिए, कम करने के लिए, बचने के लिए एक कैपेसिटर लगाते हैं यहाँ। क्योंकि स्विच के आर पार क्या होता है? चिंगारी बनती है तो एक एनर्जी आती है, ऊर्जा। कैपेसिटर उस ऊर्जा को अपने अंदर ले लेता है। बताओ सवाल समझ में आया क्या? तो यहाँ इस कैपेसिटर का काम है रिड्यूस द स्पार्क्स ऑन कॉन्टैक्ट, संपर्कों पर स्पार्किंग को कम करना, चिंगारी को कम करना। थोड़ा इंग्लिश का शब्द ध्यान रखना, क्योंकि हिंदी में स्पार्किंग को स्फुलन या चिंगारी लिख देगा वो। क्या लिखेगा? स्फुलन, आधा से फूलन, स्फुलन या चिंगारी। हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, इंग्लिश में स्पार्किंग ही लिखा हुआ आएगा, ठीक है ना। भूलना नहीं है चीज़ों को, बहुत बढ़िया तरीके से कवर करना आराम से। इतना क्वेश्चन आपको डिटेल से कोई नहीं बताएगा। अरे इसके तो मेरे फंडामेंटल फुल क्लियर है, ऐप में जो आपको दिया हुआ है, बहुत सारे बच्चों ने ज्वाइन कर रखा है। आप भी अगर चाहें तो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, फुल डिटेल से करवाया हुआ है, कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए काम आता है वो। सवाल देखो, वो कह रहा है कि सिंगल फेज मोटरों में सेंट्रीफ्यूगल स्विच का काम क्या है? हमने क्यों लगाया सेंट्रीफ्यूगल स्विच? ध्यान से सुनो, 2 बातें बताऊंगा मैं।
अगर डबल कैपेसिटर मोटर का सवाल आ जाए ना, तब तो इसका काम होता है कैपेसिटर को हटाना, जो हाई वैल्यू वाला कैपेसिटर होता है ना वो, क्योंकि डबल कैपेसिटर मोटर में तो स्टार्टिंग वाइंडिंग लगी रहती है। लेकिन अगर कुछ भी ना मेंशन करें ना, तब यहाँ पर आपको उत्तर करना है स्टार्टिंग वाइंडिंग को डिस्कनेक्ट करना, ब्रेक या डिस्कनेक्ट करना, सर्किट से स्टार्टिंग वाइंडिंग को हटाना। कब हटाता है? 75% या इससे अधिक गति पर। यानी मोटर जैसे 1000 आरपीएम की है, 1000 आरपीएम की मोटर है, मान लेते हैं 4% अगर स्लिप भी है, इंडक्शन मोटर में स्लिप होती है ना, 3 फेज मोटर में पढ़ा कर आया हूँ, तो 960 आरपीएम पर फिर भी चलनी है। तो ये मोटर जैसे ही 720-30 आरपीएम से ऊपर जाएगी ना, तो उसके बाद ये क्या करेगा, स्टार्टिंग वाइंडिंग को हटा देगा। 75% या उससे अधिक गति पर स्टार्टिंग वाइंडिंग को हटाना इसका मेन काम होता है। लेकिन ध्यान रखना, डबल कैपेसिटर मोटर में स्टार्टिंग वाइंडिंग तो नहीं हटती है ना, वो तो लगी रहती है। अभी देख करके आए ऊपर डायग्राम, तो फिर वहाँ क्या करता होगा, वहाँ इसका काम है कैपेसिटर को हटाना। 2 कैपेसिटर होते हैं, एक हाई वैल्यू का, एक लो वैल्यू का। तो ये हाई मान वाले को हटाता है, क्योंकि लो मान वाला तो लगा रहता है, जैसे हमारे परमानेंट कैपेसिटर मोटर में लगा रहता है। परमानेंट कैपेसिटर मोटर में ना तो वाइंडिंग हटती है ना कैपेसिटर हटता है, तो इसलिए वहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल स्विच भी नहीं होता। पेपर में आ चुका है, इनमें से कौन सा स्थायी कैपेसिटर मोटर का भाग नहीं है। मतलब ये चीज़ें जब बाहर निकलोगे, 1-2 भर्ती परीक्षाओं के पेपर दोगे ना, तब अकल आएगी। मैंने देखा है बच्चों को आईटीआई करते करते उनको लगता है कि वो सब कुछ ठीक है, लेकिन जब कंपटीशन में जाते हैं तब पता लगता है भाई वैकेंसी आती है 100 पदों पर, फॉर्म भरने वाले बच्चे आते हैं 2 लाख। तब समझ में आता है कि कहीं ना कहीं पीछे रह गए। इसलिए मैं कह रहा हूँ मेहनत कर लो आज से ही। जिस तरीके से यहाँ चीज़ें पढ़ा रहे हैं ना, ऐसे ऐप में थ्योरी पढ़ाई हुई डिटेल से आपको सेकेंड ईयर पास करो, उसके बाद जुड़ना ऐप में। आ जाओ अगले सवाल पर। किस प्रकार के एसी सिंगल फेज मोटर में कम स्टार्टिंग टॉर्क है? सबसे कम स्टार्टिंग टॉर्क किसका है? अगर आपका हो ना, तो मैं आपको कुछ चीज़ें सीक्वेंस से लिखवाता हूँ। हमारे सबसे ज़्यादा टॉर्क जो है ना, वो यूनिवर्सल मोटर का है। अगर रिपल्सन आ जाए तो उसका भी कर देना। इन दोनों का 450% टॉर्क माना गया है स्टार्टिंग का। फिर है डबल कैपेसिटर मोटर का, ठीक है ना। इस मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क 350% माना गया है। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का लगभग 300% माना गया है। परमानेंट कैपेसिटर मोटर का ठीक ठाक है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना। लेकिन ये जो आपकी रेजिस्टेंस से स्टार्ट होती है ना, इस मोटर का सबसे कम टॉर्क है, सबसे कम टॉर्क, नए के बराबर टॉर्क है, ठीक है। तो डी उत्तर के साथ जाना है, प्रतिरोध स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। सवाल समझ में आ रहे हैं ना? तो भाई लाइक करके ही जाएंगे। और देखो, थोड़ा सा सपोर्ट आप हमें कर दीजिए, चैनल को आप भी सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों से भी कराओ। जो आपका आईटीआई का ग्रुप है ना, उस ग्रुप में एक बार इस वीडियो को शेयर कर देना प्लीज़। कर रहे हो क्या ये तो बताओ? करूँगा मैं। अभी तो ये रिकॉर्डेड आपको क्लासेज रिकॉर्ड करके डलवा रहे हैं, बाद में लाइव क्लास देंगे जब एग्ज़ाम नज़दीक आ जाएंगे। जुलाई में पेपर होना है ना, तो उस टाइम देंगे आपको। अभी 1 मई महीने में और पढ़ लेते हैं, जून से आपको लाइव क्लासेज दे देंगे। वापस आ गया, सेंट्रीफ्यूगल स्विच का काम पूछ रहे हैं, क्वेश्चन वापस आ गया। कोई बात नहीं, वो लड़के से पीडीएफ बनाते टाइम हो जाता है, एक आध क्वेश्चन रिपीट। आ जाओ। यूनिवर्सल मोटर का क्या इस्तेमाल है? सबसे ज़्यादा यूज होने वाली मोटर है, क्या विशेषता है? हिंदी में सार्वभौमिक लिखा है ना, कुछ जगह सार्वत्रिक भी लिख देगा। इसलिए मैं बोलता हूँ शुद्ध हिंदी ज़्यादा ध्यान में रखा करो, उसके साथ साथ इंग्लिश ज़रूर ध्यान में रखा करो। तो यूनिवर्सल मोटर जो है ना, क्या विशेषता है मोटर की बताओ, याद है क्या? AC DC दोनों सप्लाई पर काम कर सकती है। तो ये कहाँ लगती है? घरेलू फूड मिक्सर में, जो हमारा डोमेस्टिक घर में मिक्सी काम में लेते हैं उसमें। उसके बाद में पोर्टेबल ड्रिल मशीन में, वैक्यूम क्लीनर में, सिलाई मशीन में। तो ये सब याद रखो। कंपटीशन एग्ज़ाम में यूनिवर्सल मोटर का एक सवाल आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। किस किस को याद है मुझे ये बताओ, यूनिवर्सल मोटर की डायरेक्शन ऑफ रोटेशन यानी घूमने की दिशा कैसे बदलेंगे? जिन जिनको याद है नीचे कमेंट करेंगे और पूरा लिखेंगे, यूनिवर्सल मोटर के घूमने की दिशा ऐसे बदलेंगे, ताकि पता लगे कि आपने किस क्वेश्चन का आंसर किया है। कई बार बहुत सारे सवाल पूछता रहता हूँ ना क्लास में, और बहुत टाइम बाद करते हो तो फिर हम भूल जाते हैं कि पता नहीं क्या लिख रहा है ये। तो जब क्वेश्चन देखते हैं तो याद आ जाता है कि ये किस बच्चे ने क्या उत्तर किया है। ठीक है, आओ इस सवाल पर। प्रतिरोध के संदर्भ में सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग के बीच क्या संबंध है? देखो,
संबंध बाद में पढ़ना, पहले आप इन दोनों की संरचना समझ लो। और शायद मैं बता कर थक गया हूँ, मेरे हिसाब से सब बच्चों को याद होगी जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। रनिंग वाइंडिंग मोटे तार और कम टर्न की होती है। कैसे बनी होती है? मोटे तार और कम टर्न की होती है। अब दोनों चीज़ें समझ में आ गई। स्टार्टिंग वाइंडिंग जस्ट इसकी अपोजिट होगी फिर, तो स्टार्टिंग वाइंडिंग पतले तार और अधिक टर्न की बनी होती है। इसका मतलब गुरुजी, इसका मतलब अब सबको पता है मोटे तार का प्रतिरोध कम होता है, यानी यहाँ रेजिस्टेंस कम होगा। फिर टर्न कम रखे यानी लंबाई भी कम हो गई। पतले तार का प्रतिरोध अधिक होता है, यानी यहाँ रेजिस्टेंस हाई है। फिर टर्न ज़्यादा रखे यानी लंबाई भी ज़्यादा होगी, तो लंबे तार का प्रतिरोध ज़्यादा है, क्योंकि प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती है। याद आ रही है क्या फर्स्ट ईयर वाली कुछ थ्योरी? यानी सिंपल भाषा में अगर आपको याद रखना है तो रनिंग वाइंडिंग का रेजिस्टेंस स्टार्टिंग वाइंडिंग वाले से कम होता है, यानी स्टार्टिंग वाइंडिंग का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। पढ़ लो भाई, रनिंग वाइंडिंग इज़ लेस, स्टार्टिंग वाइंडिंग इज़ मोर। बी है ना, ये रहा बी फॉर बॉम्बे। रनिंग वाइंडिंग का कम, स्टार्टिंग वाइंडिंग का अधिक होता है। बताओ सवाल समझ में आए क्या? मैं ये मानते हुए चल रहा हूँ कि आपको बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है। देखो भाई, शेडेड पोल मोटर आ गई, तो पहले तो सुनो मैंने क्या बताया था। हमारे पास फेज बांटने की 3 विधियाँ हैं, कैपेसिटर, शेडिंग रिंग और प्रतिरोध। प्रतिरोध वाली का टॉर्क बहुत कम होता है, इसलिए काम में नहीं लेते। कैपेसिटर वाली आसान है, इसलिए सबसे ज़्यादा काम में लेते हैं। दूसरा ये है शेडेड पोल मोटर का, ये है स्टेटर का भाग, ठीक है ना। और स्टेटर में भाग 2 करते हैं ऐसे करके, ठीक है ना। तो ये जो बड़ा हिस्सा है ना, इसको तो बोलते हैं सेलिएंट पोल। क्या बोलते हैं? सेलिएंट पोल। और ये वाला जो पार्ट है ना, इसको बोलते हैं शेडेड पोल। तो कुछ जगह इसी भाग को, दरअसल शेडेड पोल है क्या, तो ये तांबे तार की शॉर्ट की हुई कुंडली होती है, इसलिए इसको शेडिंग रिंग भी कहा जाता है। तो पेपर में सवाल आएगा, शेडेड पोल मोटर में शेडिंग रिंग का काम क्या है। अब शेडिंग रिंग केवल इस मोटर में नहीं लगती, शेडिंग रिंग एसी रिले में भी लगती है, हमारे घर के जो एनर्जी मीटर होते हैं, ऊर्जा मीटर, उनमें भी लगती है। तो यहाँ पर इसका काम है फेज विभाजन करना, एक फेज के 2 फेज बनाना, घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र बनाना, मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाना। अब उत्तर ढूंढो, ऑप्शन देखो, समझ लिया ना। ये रहा, इनिशिएट द रोटर मूवमेंट, रोटर का घुमाव शुरू करें। मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं थी ना, मोटर को स्टार्ट करवाना है, तो रोटर घूमेगा कैसे? ये दोनों मिल करके रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, घूमने वाले चुंबकीय क्षेत्र की लोकेशन पैदा कर देते हैं, प्रभाव पैदा कर देते हैं। समझ आ रहा है क्या? जो पढ़ाई में इंटरेस्ट है उसको तो मेरी क्लास बहुत पसंद आ रही है, और जिनको ये चाहिए ना कि बस गुरुजी फटाफट से क्वेश्चन है उसका उत्तर बता दो, टाइम कहाँ है हमारे पास, उनको शायद कम समझ में आ रही होगी। टाइम है भाई, ये क्लासेज मैं मई में करवा रहा हूँ, अभी पेपर आपका जुलाई में होना है, समय तो है ना। देखो हाँ, पेपर से पहले मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट करेंगे, जिसमें केवल वही बताएंगे जो बार बार आए करते थे, और वो फटाफट बताएंगे, क्योंकि एक्सप्लेन यहाँ कर रहे हैं ना, उसमें टाइम नहीं लगाएंगे फिर। तो सवाल देखो, फूड मिक्सर में किस प्रकार के सिंगल फेज मोटर का इस्तेमाल करते हैं? दोनों क्वेश्चन आगे देखो, ऊपर अभी 2-3 क्वेश्चन सवाल पहले आपने पढ़ा था क्या, कि यूनिवर्सल मोटर का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। ऑप्शन था खाद्य मिक्सर में, फूड मिक्सर में, और यहाँ फिर पूछ रहा है फूड मिक्सर में कौन सी मोटर है, यूनिवर्सल मोटर। अब दोनों क्वेश्चन, अगर एक बच्चे को एक क्वेश्चन आता है ना, तो वो दोनों कर पाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर किस्मत ने साथ दिया ना, तो एक ही पेपर में ये दोनों के दोनों क्वेश्चन हो सकते हैं, बेड़ा पार। और देखो, किस एकल फेज मोटर में फील्ड टैपिंग स्पीड कंट्रोल के लिए विधि अपनाते हैं? तो सेम यूनिवर्सल मोटर आएगा। गति नियंत्रण की फील्ड टैपिंग विधि, फील्ड में से टैपिंग निकालते हैं, 3 टैपिंग निकालते हैं जनरली, लो, मीडियम और हाई स्पीड के, है ना। लो, मीडियम और हाई स्पीड नाम की 3 टैपिंग निकालते हैं जनरली अपन, तो यूनिवर्सल मोटर इसका उत्तर हो जाएगा। फूड मिक्सर में कौन सी मोटर होती है? क्वेश्चन वापस आ गया, गलती से आज कुछ क्वेश्चन इन्होंने
गलती से ले लिया है ना। हाँ, ये वाला क्वेश्चन देखो, रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग के बीच फेज अंतर कितना होता है? तो 90 डिग्री का फेज अंतर होता है, सिंगल फेज है ना। ये पेपर में क्वेश्चन यूँ भी आ सकता है कि सिंगल फेज में फेज अंतर कितना है, तो 90 डिग्री। 3 फेज में फेज अंतर कितना है, तो 120 डिग्री। ठीक है, दोनों याद रखना, दोनों ही बहुत बढ़िया है, दोनों ही बहुत ज़रूरी क्वेश्चन भी है और काम आ जाएंगे। ठीक है, तो बस माय डियर यहीं रोक रहा हूँ आज की क्लास। हो सके तो कमेंट करके ज़रूर बताना क्लास आपको कैसी लगी, और पसंद आता है तो प्लीज़ बिना लाइक किए मत जाना। हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इसे, लेकिन सबसे पहला काम प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हो सकता है तो दोस्तों से भी करवा दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।